हेलो एवरीवन। आप कैसे हो सब लोग। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2018 से लेकर 2021 तक जो भी महत्वपूर्ण आरपीएससी के द्वारा गत परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे गए थे, उसकी मैंने दो सीरीज स्टार्ट की थी। पहली सीरीज दोस्तों राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसकी सीरीज स्टार्ट की थी दोस्तों, और उस सीरीज के मैंने ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो डाल दिए हैं। आप ज़रूर देखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। दूसरी दोस्तों सीरीज आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस सीरीज का पहला वीडियो रहेगा और सीरीज का नाम है दोस्तों भारत का संविधान एवं राजस्थान की राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आरपीएससी के द्वारा हाल ही के अंदर पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये क्यों अपन सबसे पहले बता देता हूँ कि ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, ये राजस्थान की आरपीएससी की जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं और राजस्थान जो स्टेट बोर्ड है उसकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है दोस्तों, जैसे ग्राम सेवक अधिकारी की पेपर हो गया, राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है, कंप्यूटर शिक्षक की है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, उनका भी अनाउंसमेंट हो चुका है दोस्तों। और आरपीएससी से जुड़ी अन्य परीक्षाओं वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए पहला पेपर सोल्व करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा का पेपर हुआ था और इसकी डेट भी आपको मैं बता देता हूँ, लिखी हुई है दोस्तों। 14 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था और इसके भारत के संविधान और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रथम विधानसभा गठन के पश्चात निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा था। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है उसका गठन कब हुआ था, उसकी डेट तक आप बताना मेरे को कि 1952 के अंदर हुआ था, कब हुआ था जब गठन वगैरह दोस्तों। तो अपने को 4 मुख्यमंत्री दे रखे हैं, उनमें से सबसे कम कार्यकाल पूछा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बहुत ईजी दे रखा है, बरकतुल्लाह जो खान है लास्ट दोस्तों, उनका कार्यकाल सबसे एज ए मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे कम रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्ड समितियों के गठन के लिए एक नगर पालिका होती है दोस्तों, उसकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। कि जो नगर रहता है उसके अंदर जो वार्ड समितियाँ रहती है उसका गठन के लिए एक नगर पालिका के अंदर 4 लाख जनसंख्या होनी चाहिए दोस्तों, याद रखना राजस्थान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के। 11वीं अनुसूची आपको पता है कि उसमें पंचायत से जुड़े हुए 29 विषय शामिल किए गए और 33वें संविधान संशोधन के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया है दोस्तों। तो अपने को 4 आर्टिकल दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि 11वीं अनुसूची से कौन सा संबंधित है। तो दोस्तों आर्टिकल 243 जे यानी 243 एच आर्टिकल है दोस्तों, ये बेसिकली 11वीं अनुसूची से संबंधित है, क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल 243 एच के तहत ग्राम पंचायत वगैरह को स्थानीय स्तर पे कोई कर हो गया, कोई ड्यूटीज हो गया, फीस वगैरह हो गया, लेवीज हो गया, ये इस तरह की जो चीज़ें ना ये लगाने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 243 एच के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किन संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जैसे राजस्थान के अंदर क्या है दोस्तों, हम गांव में देखते हैं ग्राम पंचायत होती है, उससे ऊपर पंचायत समिति होती है और फिर जिला स्तर पे होती है। तो दोस्तों वैसे ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संघ राज्य क्षेत्र है, यानी जो यूटीज हैं दोस्तों भारत के अंदर, तो उनमें से कौन से के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो ये आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर किया है दोस्तों, इसमें उन्होंने आंसर वगैरह है वो डिलीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि दिल्ली एक अर्बन एरिया है, तो वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। एक ही एकमात्र यूटी है, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं। दूसरी चीज़, मेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुने दोस्तों, दादरा नगर हवेली है, वहाँ पे दोस्तों द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यहाँ वहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह कम है और इसकी वजह से दादरा नगर हवेली के अंदर द्विस्तरीय पंचायती राज यानी 2 स्तर है। ठीक है, बीच का जो पंचायत समिति होता है वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसकी वजह से ये ऑप्शन वगैरह सेट नहीं हो पाया। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और दमन दीव तीनों के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और दादरा नगर हवेली है वहाँ पे द्विस्तरीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिका की संरचना से जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए दोस्तों, इसका सबसे पहला ही दे रखा है, क्योंकि 243 पी है दोस्तों, यानी 243 तय
नगर पालिकाओं की संरचनाओं से जुड़ा हुआ है कि नगर पालिका के अंदर कैसे कैसे सदस्यों का चुना जाता है, कितने सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कहाँ है, कितनी पॉपुलेशन हो जाती है, तब जाके वहाँ नगर पालिका का गठन किया जाता है। इस तरह की संरचना का आर्टिकल 243 तय के अंदर बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति का गठन का उल्लेख करता है? दोस्तों, जिला योजना समिति बहुत ही अच्छी कमेटी है और उसका जो कंपोनेंट है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो जरूर आप पढ़ना कि उसमें किन किन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आप ध्यान से पढ़ना। जिला योजना समिति जिला स्तर पे पूरे जिले की जो योजनाएं वगैरह होती है उसको समेकित होकर कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है दोस्तों। और ये बता देता हूँ, आर्टिकल 243 ये है, यानी 243 ZD के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन का उल्लेख किया गया है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय दलीय व्यवस्था, यानी भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक पार्टियां वगैरह है, उसको एक प्रभावी दलीय व्यवस्था का, यानी प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम। प्रीडोमिनेंट यानी बहुत ज़्यादा एकल, जैसे पहले कांग्रेस का कार्यकाल था लगातार दोस्तों, तो वो एक प्रीडोमिनेंट पार्टी थी, उसके अलावा कोई पार्टी वगैरह शासन के अंदर रही नहीं थी। तो ये दोस्तों जियोनी सर्टोरी था, उन्होंने ये बोला था कि भारतीय जो दलीय व्यवस्था है एक प्रीडोमिनेंट दलीय व्यवस्था है। याद रखना दोस्तों, किसने कहा था, स्टेटमेंट याद रखिए। अगला देखिए, किसने भारत की दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रभावी व्यवस्था, सेम का सेम ही है दोस्तों, एक ही आदमी से जुड़े हुए दो क्वेश्चन पूछ लिए एक ही पेपर के अंदर। एक दलीय प्रभावी व्यवस्था उसी टाइम जब कांग्रेस का कार्यकाल था, तो उस टाइम क्या है कि जी सर्टोरी है, ठीक है, जियोनी सर्टोरी, इसी ने दोस्तों एक दलीय, भारत की जो दलीय व्यवस्था है उसको एक दलीय प्रभावी व्यवस्था या प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बुक दे रखी है, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये बुक किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये तो बहुत ही महान एक पॉलिटिशियन थे दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन, और संविधान विशेषज्ञ थे। उनके द्वारा पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी पार्टी सिस्टम, ये भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको लेकर भी दोस्तों एक कथन दिया था। तो आप वो भी जरूर देखना, इनके बारे में जो स्टेटमेंट वगैरह है पूछ लेते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारतीय लोकतंत्र को एक साचर्य वहीन लोकतंत्र कहा है? यानी डेमोक्रेसी विदाउट एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन का अर्थ होता है दोस्तों संघ वगैरह, कि भारत के अंदर इस तरह का लोकतंत्र है जहाँ पे मतलब साचर्य, संघ वगैरह नहीं है इतनी ज़्यादा। तो दोस्तों ये किसने कहा था? 10वें का जो आंसर है दोस्तों वो रजनी कोठारी, ये भारत के आदमी है दोस्तों। रजनी कोठारी ने ये बोला था कि भारत का जो लोकतंत्र है वो एक साचर्य वहीन लोकतंत्र है। ठीक है, नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, ये उद्देश्य का उत्कृष्ट गद्य काव्य है, नहीं ये परिपूर्णता का तस्वीर है। एक स्टेटमेंट है दोस्तों, इट्स प्रेम्बल इज ए सुपर प्रोज पोइम ने इट्स ए परफेक्शन इन इटसेल्फ। तो दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको बता देता हूँ, पंडित ठाकुरदास भार्गव था, उनके द्वारा ये बोला गया दोस्तों। इनके जो कथन वगैरह हैं वो याद रखिए, आप ये मान के चलिए एक दो कथन प्रत्येक परीक्षा के अंदर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस काल को शस्त्र सज्जित शांति काल कहा जाता है? यानी हाथों में हथियार ले रखे हैं फिर भी क्या है कि शांति है, ये इस तरह का बोल रखा है दोस्तों। तो 12वें का तो आंसर आपको शीत युद्ध का अंत, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान दोस्तों जो विश्व की दो महत्वपूर्ण पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर, उनके द्वारा लगातार दोस्तों ऐसे माहौल रहा था कि जैसे कोई दोनों क्या, अपने को पता ही नहीं चले कि कब युद्ध हो जाए। तो यानी शस्त्र सज्जित शांति का काल वो शीत युद्ध के अंत के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शीत युद्ध के संदर्भ में सही नहीं है? तो 13वां जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका जो आंसर है, क्यूबा के अंदर अमेरिका के द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण। तो ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, अमेरिका के द्वारा जो क्यूबा एक सिटी थी, कैरेबियन सिटी है दोस्तों, वहाँ पे अमेरिका के द्वारा किया गया था हादसे वगैरह, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा साम्यवादी प्रभाव था, यूएसएसआर का प्रभाव था क्यूबा के अंदर, और क्यूबा के एक महान नेता रहे फिदेल कास्त्रो उस टाइम जब शीत युद्ध था। और अगला देखिए, वियतनाम के अंदर अमेरिका से, ये भी स्टेटमेंट सही है, शीत युद्ध के दौरान ही हुआ था।
क्यूबा क्या मिसाइल संकट है, क्योंकि यूएसएसआर के द्वारा क्यूबा के अंदर मिसाइल वगैरह तैनात, क्योंकि आप देखोगे यूएसए से जस्ट नीचे जो कैरेबियन कंट्रीज है वहाँ पे क्यूबा शहर है दोस्तों, और वहाँ पे यूएसएसआर के द्वारा शीत युद्ध के दौरान 1962 में मिसाइल वगैरह तैनात कर दी थी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकट था उस टाइम। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वार, तृतीय वर्ल्ड वार है दोस्तों, वो शुरू होने वाला है। अगला जो लास्ट वाला है दोस्तों, ये शीत युद्ध से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपको बता देता हूँ, ये शीत युद्ध और विश्व इतिहास से जो जुड़े हुए क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर का एग्जाम होता है दोस्तों, उसके अंदर पूछते हैं। सामान्य तौर पे जो अपने छोटी एग्जाम्स रहती है उसके अंदर पॉलिटी के अंदर जो वर्ल्ड लेवल की जो विश्व स्तर की जो संविधान वगैरह उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जॉन रॉल्स के द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणा से संबंधित नहीं है? सबसे पहले ये याद रखिए कि जॉन रॉल्स के द्वारा ही न्याय की अवधारणा दी गई थी दोस्तों, और इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ कि वो समान स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास करते थे, न्यायपूर्ण हस्तांतरण हो और अवसर की एक उचित समानता हो, लेकिन भेदमूलक सिद्धांत नहीं दिया था कि भेदभाव वगैरह भी क्या है कि स्वीकार हो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बुक पूछ रखी है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष टी.एच. मार्शल के द्वारा सिटीजन एंड सोशल क्लास नामक बुक लिखी गई? तो आप सबसे पहले तो बुक का नाम याद रखिए कि सिटीजन एंड सोशल क्लास टी.एच. मार्शल के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, इस तरह के क्वेश्चन वगैरह नहीं याद करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 1943 के अंदर लिखी गई थी, ठीक है। टीचर्स वगैरह के एग्जाम के अंदर इस तरह की जरूरी है। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अपने को कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है दोस्तों। सबसे जो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों वो बता देता हूँ कि इस अधिनियम के 14 भाग थे। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि 14, जैसे मतलब भारत के अंदर अभी संविधान के अंदर कितने भाग हैं, 21 हैं, 22 हैं, कितने भाग हैं, या 22 भाग पहले थे, अभी कितने हो गए, तीन और भाग जोड़े गए हैं। तो ये चीज़ें भारत उस टाइम जो 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम था 1935 का, उस टाइम दोस्तों उस अधिनियम के अंदर 14 भाग थे। पहला स्टेटमेंट सही है। इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों। तीसरा, इसमें अखिल भारतीय संघ के प्रावधान किया गया था कि जो देशी रियासतें हैं प्लस क्या है कि जो ब्रिटिश प्रांत है उनको मिला के एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया जाए, यह स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों। अगला, अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय विधानमंडल में निहित हो, ये उस टाइम नई प्रोविजन किया गया था। अवशिष्ट शक्तियाँ उस टाइम भारत के जो वायसराय थे उसके अंदर निहित थी दोस्तों। और अभी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके अंदर से, तो केंद्र सरकार वगैरह संघ सरकार के अंदर अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। तो लास्ट वाला गलत है दोस्तों, इसके हिसाब से तीसरा आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम किस धारा के अंतर्गत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम को आप रट डालिए। एक 1858 का जो अधिनियम है दोस्तों वो भी अच्छा अधिनियम है। 1935 के भारत परिषद अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संघ का नाम दी फेडरेशन ऑफ इंडिया रखा गया था दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 133वां का दोस्तों आंसर है दूसरा, कि दी फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम रखा गया था भारत का जो अखिल भारतीय संघ का निर्माण होने वाला था। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का चुनाव किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो कि सभापति का स्थायी सभापति है उसका पहली जो बैठक हुई थी उसी के अंदर चुना गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भारत की जो संविधान सभा थी उसमें विभिन्न प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे उनका क्रम याद रखना। स्टार्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा किस में था, तो आज आपको बता देता हूँ। जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा प्रांत के सदस्य थे बम्बई के, बम्बई प्रांत के सबसे ज़्यादा सदस्य थे, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ शब्द कहाँ से लिया गया है? जो यूनियन शब्द है दोस्तों, क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, क्या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, या ब्रिटेन के नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया गया है, या यूएसए के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों
ये सारे के सारे जो 136 हैं, इसके सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं दोस्तों यही गलत है, क्योंकि आरपीएससी ने ऑप्शन वगैरह सही से सेट नहीं किए और इसका आंसर डिलीट कर दिया था दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर उल्लेखित यूनियन शब्द है दोस्तों, वो कनाडा के संविधान से मिलता जुलता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत उपबंधों के उपयुक्त परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? तो परिरक्षण दोस्तों 137वां जो आंसर है वह प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है जो उसमें परिरक्षण संरक्षण की बात की गई। ठीक है, अगला देखिए, अपने को सुमेलित करवा रहा है, एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरे अनुच्छेद का अंदर का जो उपबंध होता है वो दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए 39 क, तो 39 क के अंदर क्या बोल रखा है दोस्तों, आपने यहाँ से स्टार्ट करिए, आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 दोस्तों समान सिविल संहिता के बारे में बात करते हैं, इक्वल सिविल लॉ के बारे में बात करते हैं। तो डी के अंदर पहला होगा, डी के अंदर पहला हो रहा है तो पहला का पहला पूरा पूरा कट गया दोस्तों। दूसरा देखिए, इसको पकड़िए आर्टिकल 40 को, ये क्या बोलता है कि आर्टिकल 40 क्या बोलता है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन वगैरह, ये गांधीवादी सिद्धांत है। तो बी के अंदर क्या होगा, बी के अंदर दोस्तों थर्ड होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया और लास्ट वाला भी कट गया, तो तीसरा इसका आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 39 के तहत समान न्याय एवं निःशुल्क विधि संहिता के बारे में बात करता है, जिसको बाद में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। और आर्टिकल 41 के अंदर काम पाने का अधिकार है, जब उसमें दे रखा है कि बुढ़ापे और निःशक्तता की स्थिति के अंदर, विकलांगता की स्थिति के अंदर काम पाने का अधिकार है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से, ये क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द समाजवादी लक्ष्यों से संबंधित है? आपने देखा होगा प्रेमबल के अंदर समाजवादी शब्द वगैरह वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था दोस्तों। तो अपने को अनुच्छेद 3 अनुच्छेद दे रखे हैं कि इन तीनों अनुच्छेद में कौन से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो आर्टिकल 38 भी दोस्तों समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। आर्टिकल 39 भी समान पुरुष और महिलाओं का समान अधिकार हो गया, काम पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित हो गया, बच्चों का संरक्षण, तो ये भी समाजवादी सिद्धांत है। आर्टिकल 46 भी दोस्तों समाजवादी सिद्धांत है। ठीक है, तो इस आंसर दोस्तों इसका तीनों होंगे, तीनों यानी लास्ट वाला आंसर होगा दोस्तों। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है दोस्तों, खासतौर से मूल अधिकार, तो उनके जो आर्टिकल्स हैं वो 13-14 आर्टिकल सारे के सारे रट लीजिए। 140 के अंदर दोस्तों अपने को क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 15 का सही रूप बताना है। तो पहला देखो क्या बोल रहा है, मूल वंश जाति, तो पहले वंश दे रखा है फिर जाति धर्म लास्ट में, तो पहला गलत होगा दोस्तों, धर्म से स्टार्ट नहीं है, सबसे ये इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। आर्टिकल 15 के तहत ये बोला गया है कि धर्म जाति मूलवंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 के अंदर दिया गया है। इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ग के अंदर कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? आर्टिकल 141 के अंदर ये बोल रहा है, तो आर्टिकल 51 के ग के अंतर्गत क्या है, मूल कर्तव्य है दोस्तों। मूल कर्तव्य के अंदर ये बोला गया है कि अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी अपने मूल्य वगैरह थे उनको संजो के रखना है, प्लस राष्ट्र की जो प्रभुता और अखंडता है उसका भी सम्मान करना है दोस्तों। उसके हिसाब से एकता जो वर्ड है दोस्तों, ये आर्टिकल 51 ग के अंदर ग के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के बीच में गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति को दोनों सदनों के बीच गतिरोध की समाधान के लिए कदम उठाने का उपबंध किया गया दोस्तों। यदि मान लो संसद संविधान के अंदर ये बोला गया है, यदि संसद के दोनों जो सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में गतिरोध का सिचुएशन हो जाती है, तब राष्ट्रपति
को दोनों सदनों के बीच में गतिरोध होता है उसको दूर करने के लिए कदम उठाने का जो उपबंध किया गया है, ये संविधान के अंदर बाध्यकारी किया गया है कि यदि दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन करेगा। ये उपबंध दोस्तों भारत के संविधान के अंदर बाध्यकारी राष्ट्रपति पे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था। आर्टिकल 143वां जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य विधानसभा का सदस्य था जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो दोस्तों ऊपर जो पहला है नरेंद्र मोदी, तो ये थे नहीं। इंद्र कुमार गुजराल ये भी नहीं थे। SD देवगौड़ा उस टाइम लोकसभा के सदस्य थे। लास्ट दोस्तों इंदिरा गांधी है, वो राज्य विधानसभा का सदस्य थी जब प्रधानमंत्री की पहली बार शपथ ले रही थी। ठीक है, 144वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय स्पष्टांकित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर कि जब मान लो कोई भी लोकसभा के द्वारा पारित किया कि धन विधेयक है, वो लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। राज्यसभा के पास धन विधेयक को पारित करने की शक्तियाँ वगैरह कम ही रहती है। और धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष के पास रहता है। और धन विधेयक की जो बिल वगैरह रहता है उसकी जो प्रति होती है वो राज्यसभा के अंदर दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो स्पष्टांकित कौन करता है, तो दोस्तों लोकसभा का जो महासचिव रहता है। हालांकि धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है, लेकिन जब राज्यसभा के पास प्रति भेजी जाती है तो उसमें दोस्तों स्पष्टांकित कौन करता है, वो लोकसभा का महासचिव करता है दोस्तों, याद रखना आप। ठीक है, अब लोकसभा के अध्यक्ष में कन्फ्यूजन मत हो जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है इस। राज्यसभा की शक्तियों से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने को 3 कथन दे रखे हैं और इनमें से देखना है कि कौन सा सही है। सबसे पहला कथन देखिए दोस्तों, यह संसद को राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये राज्यसभा के पास एक एब्सोल्यूट राइट है दोस्तों कि वो राज्य सूची से संबंधित जो भी विषय हैं उस पे राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रख के लोकसभा को बोल सकती है या संसद को बोल सकती है कि आप राज्य सूची पे विषय पे कानून बनाइए। और नॉर्मल तौर पे किसको अधिकार होता है, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होता है, राज्य के जो विधानमंडल होता है उसको होता है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा के अंदर ही लाया जा सकता है, यह भी सही है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। तो उसको हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा के अंदर ही शुरू किया जा सकता है एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम। अगला देखिए, ये धन विधेयकों में संशोधित प्रस्तावित करती है, ये चीज़ है दोस्तों, वो केवल सिफारिश कर सकती है। प्रस्तावित संशोधन एक अलग हो गया, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि धन विधेयक होता है उसको पूरा का पूरा पारित करने का जो अधिकार होता है दोस्तों लोकसभा का रहता है। राज्यसभा के पास जाता है, उनके पास 14 दिन तक भीतर राज्यसभा को पारित करना पड़ता है, वो केवल सिफारिश से दे सकती है। और लोकसभा को जो राज्यसभा के द्वारा दी गई सिफारिशें वगैरह होती है वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, तो वो पारित माना जाता है। लेकिन संशोधन, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकती, ये स्टेटमेंट आप याद रखिए दोस्तों। इसके हिसाब से इसका आंसर पहला और दूसरा होगा। तो ठीक है, अगला देखिए, भारत में तदर्थ जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, एड हॉक जज, उसकी नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 146 के अंदर बोल रहा है दोस्तों, पहला भारत के उच्चतम न्यायालय के अंदर या किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के अंदर। देखो दोस्तों सिस्टम क्या है, भारत के संविधान के अंदर ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि मान लो कभी जो न्यायालय वगैरह रहता है, वैसे काम वगैरह न्यायालय के अंदर ज़्यादा रहता है। मान लो जो परमानेंट न्यायाधीश वगैरह रहते हैं वो किसी कारण से न्यायाधीश में कार्यालय के अंदर उपस्थित नहीं हो रहे, छुट्टी पे हैं, या उन बीमार वगैरह हो गए या कहीं बाहर गए हैं, या फिर न्यायालय का जो कार्यभार है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी भी राज्य के जो हाईकोर्ट रहता है उसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नियुक्ति कौन करता है आपको पता है न्यायाधीश की, चाहे उच्च न्यायालय के हो, चाहे हाईकोर्ट के हो, तो परमानेंट न्यायाधीश हो, चाहे एड हॉक जज वगैरह हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस क्या है कि
4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष बनाया गया है? रट लो दोस्तों इस, ठीक है, 147वां जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको रट लो। और 1983 के अंदर राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का निर्माण किया गया था। 1983, 1983 दोस्तों, रट लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो आप इसको कर सकते हो दोस्तों। 148वें के अंदर क्या है कि जो जयनारायण व्यास था, क्योंकि ये थोड़े नए थे उस टाइम, टीकाराम पालीवाल हो गया, हीरालाल शास्त्री और CS वेंकटाचार्य, ये तीनों के तीनों भारत की संविधान जो सभा थी उसमें राजस्थान की तरफ से सदस्य थे दोस्तों। जयनारायण व्यास भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 149वां। अपने को 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और सबसे पहले देखो प्रश्न देखिए दोस्तों, जहाँ ये प्रश्न उठता है कि राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता से घर्षित हो गया या नहीं, वह प्रश्न अंतिम विनिश्चय किसके साथ निर्देशित किया जाएगा? जब मान लो दोस्तों जो राजस्थान की विधानसभा होती है उसका जो अध्यक्ष रहता है दल परिवर्तन के आधार पर यदि निरर्थता से घर्षित हो गया या नहीं है हो गया, इसका जो अंतिम निर्णय होता है वो किसको विनिश्चय करने का निर्देशित किया जाएगा? राज्यपाल को? तो नहीं दोस्तों, पहला स्टेटमेंट गलत है। विधानसभा के उपाध्यक्ष को? नहीं। तीसरा, सदन के ऐसे सदस्यों की समिति विनिश्चय करने के लिए निर्देशित किया जाएगा? यह भी गलत है दोस्तों। सदन के ऐसे सदस्य विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिससे वह सदन इसे निर्वाचित करे। लास्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये सही होगा। मान लो यदि जो विधानसभा होती है उसका अध्यक्ष वगैरह दल परिवर्तन के आधार पर यदि दोषी पाया गया या नहीं पाया गया, इस तरह का मामला उठता है तो उस पर अंतिम जो विनिश्चय है वो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य रहते हैं, विधानसभा के जो सदस्य रहते हैं उनके द्वारा एक कमेटी वगैरह बैठा के सदस्य विनिश्चय करेंगे और जिस सदन ने उनको निर्वाचित किया अध्यक्ष के तौर पे उनकी नियुक्ति की है वही सदन डिसाइड करेगा, न कि राज्यपाल डिसाइड करेगा, न विधानसभा का उपाध्यक्ष डिसाइड करेगा, न कोई ऐसी कमेटी विधानसभा के अंदर है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 150वां। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान यानी प्रिंसिपल के सीट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों 150वें का जो आंसर है झालावाड़ नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान होता है दोस्तों उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों याद रखना झालावाड़। अगला एक और पेपर देख लेते हैं दोस्तों, 10-12 क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। भारत के संविधान जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें जनहित याचिकाओं को प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे दोस्तों? PN भगवती थे दोस्तों, ये याद रखना। और PN भगवती को श्रेय दिया जाता है जो जनहित याचिकाएं वगैरह होता है, कोई भी आम आदमी किसी भी मुद्दे पे जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका वगैरह लगा सकता है दोस्तों। तो PN भगवती उस टाइम भारत के चीफ जस्टिस थे, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राज्य के मानवाधिकार आयोग का विन्यास है? तो दोस्तों इसका आंसर है 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। राजस्थान के अंदर अभी जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है दोस्तों उसके अंदर 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। अभी दोस्तों मानवाधिकार आयोग पे जो केंद्र सरकार के द्वारा जो एक्ट है उसमें बदलाव किया गया, 1993 के अंदर एक्ट आया गया था, तो उसके अंदर कुछ एक्ट में बदलाव वगैरह किया गया है। तो ये बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कितने सदस्य वगैरह हैं, एक बार जो भी चेंजेस वगैरह किए गए हैं, ठीक है, तो आप जरूर देखना। राजस्थान राज्य या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वगैरह जो भी एक्ट वगैरह पारित किया गया था, मेरे हिसाब से 2019-20 के अंदर पारित किया गया है, आप जरूर देखना एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकरण किया था दोस्तों? जो सर्वप्रथम दोस्तों वैसे तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में किया गया था, लेकिन यदि इन दोनों का प्रारूप देखोगे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, उन्होंने राज्यों ने कहा कि स्थानीय सरकार का सर्वप्रथम अंगीकरण यानी एक्ट के माध्यम से राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो मैंने आपको पहले ही बोला था जब सुप्रीम कोर्ट में यदि
जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो हाई कोर्ट के अंदर भी की जा सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट तो उनसे नीचे आता है। अगला देखिए दोस्तों 36वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत था दोस्तों? तो आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अंदर, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अंदर संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान थे, जिनको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में उसको हटाया गया था, और अभी एक कानूनी अधिकार के रूप में अभी संविधान के अंदर है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं होंगे दोस्तों। एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं, और अभी भी कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है। अगला देखिए, वर्तमान राजस्थान राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है दोस्तों? तो अभी जो राजस्थान की जो विधानसभा है दोस्तों, उसके अंदर एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है दोस्तों, तो उसके अंदर सही क्रम क्या है दोस्तों? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। बंधुता आप देखोगे लास्ट पैराग्राफ में दी गई है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता में जो धर्म वगैरह उसकी स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, और क्षमता बाद में लास्ट बंधुता दोस्तों। तो ये आप क्रम वगैरह भी याद रखिए दोस्तों। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय के अंदर अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है दोस्तों? तो अधिकतम जो संख्या वगैरह है वो डिसाइड नहीं की है दोस्तों। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। दूसरा आपको बता देता हूँ कि जब भारत के संविधान का लागू हुआ था, तो उस टाइम प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल की व्यवस्था की बात की गई थी। फिर दोस्तों 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात की गई दोस्तों कि जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात की गई थी दोस्तों कि एक राज्यपाल है दोस्तों, वो कितने भी राज्यों का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ये बाइंडिंग नहीं है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत सरकार के अधिनियम 1935, देखो पिछले जो पेपर था उसके अंदर भी 1935 से जुड़ा अपने को प्रश्न पूछा था दोस्तों, और इसमें वापस पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो उसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई, तो इसका मतलब इसके तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन कौन आता है? तो लोकायुक्त दोस्तों केंद्र स्तर पर क्या है कि सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होता है, और राज्य स्तर पर दोस्तों लोकायुक्त होता है। उसके अंदर मंत्री भी आते हैं, सही है दोस्तों। उसमें सचिव भी आते हैं, ये भी सही है। लेकिन राज्यपाल नहीं आता, क्योंकि राज्यपाल दोस्तों, राज्यों के अंदर राज्यपाल होता है दोस्तों, संवैधानिक पद होता है। बाकी जो राज्य के मंत्री, सचिव, स्वायत्त शासन संस्थाओं, मुख्यमंत्री, ये सारे के सारे आते हैं दोस्तों, लेकिन राज्यपाल लोकायुक्त के जांच के दायरे के अंदर नहीं आता। आप याद रखना दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन 42वां, भारत की संविधान सभा के निर्माण कैसे किया गया था? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आरपीएससी ने आंसर डिलीट कर दिया दोस्तों। संविधान सभा का कैसे निर्माण किया गया, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से। दूसरा, वायसराय के मनोनयन से, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से, तो ये भी प्रांतों के अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया। दोस्तों भारत की जो संविधान है वो अप्रत्यक्ष चुनाव विधि के द्वारा चुनी गई थी दोस्तों, और उसके अंदर जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनके सदस्यों के द्वारा, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि थे, और उनके द्वारा क्या है कि संविधान सभा के अंदर सदस्य के तौर पे इस तरह अप्रत्यक्ष तौर पे संविधान सभा के अंदर सदस्यों का चुनाव हुआ था। ये स्टेटमेंट उन्होंने ऑप्शन वगैरह गलत सेट किए हैं दोस्तों। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, तो दोस्तों राजस्थान मंत्रिपरिषद है उसकी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? न्यूनतम बतानी अपने को, तो 11+1 जो मुख्यमंत्री रहता है दोस्तों, 11 जो मंत्री होने ही चाहिए। अगला देखिए 44वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अभी अपने
जॉइंट सीटिंग के बारे में पिछले पेपर के अंदर क्वेश्चन पढ़ा था, सेम का सेम वहीं से उठा दिया दोस्तों। भारत की संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। दूसरा क्या बोल रहे हैं, संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर ही बुलाई जा सकती है, ये भी सही है। और संयुक्त बैठक है दोस्तों सामान्य विधेयकों पे, और जिन विधेयक वगैरह है या दोनों सदनों के बीच में डिस्प्यूट वगैरह रहती है उन्हीं मुद्दों पे लेके, ऐसे नहीं कि नए मुद्दे शामिल कर दिए, कोई नया एक्ट वगैरह पारित करवा लिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जिन मुद्दों पे जिस विधेयक को लेके दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की स्थिति रहती है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया दोस्तों। और जो जॉइंट सीटिंग रहती है दोस्तों, वो संविधान संशोधन हो गया, धन विधेयक से जुड़े जो एक्ट वगैरह हो गए, उनके लिए जॉइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। बस सामान्य जो विधेयक रहते हैं, सामान्य कानून रहते हैं, उनसे संबंधित क्या है कि जो एक्ट वगैरह रहता है उसके लिए जॉइंट। अगला देखिए, संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये गलत बात है दोस्तों। संविधान संशोधन और धन विधेयक से संबंधित कोई भी एक्ट वगैरह है उसको लेके जॉइंट सीटिंग का संविधान के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया। दूसरी बात, जो अनुच्छेद 102 है वो दोस्तों किससे संबंधित, आप जरूर मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट में इसका आंसर भी इजी दे रखा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और मेरे को कमेंट के अंदर ये बताना कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, क्या 1980 में हुई थी या 1967 में हुई थी। तो मैं आप मेरे को ज़रूर बताना दोस्तों। ये आज के पॉलिटिकल जो भारत के संविधान और राजस्थान की राजव्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैं इसी तरह के पॉलिटी के जितने भी आरपीएससी के द्वारा हाल ही के अंदर जो भी परीक्षाएं वगैरह हुई है उसके क्वेश्चन आपके सामने लेके आने वाला हूँ दोस्तों। ऐसे ही 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा, अपन 50 से 55 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।